स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हर्षवर्धन किस प्रकार हर्षवर्धन की मृत्यु तक जो उत्तर भारत था वो वर्धन साम्राज्य के अधीन होता है। और हमने कहा था कि जो सीरीज़ हम लोग चलाएंगे उसमें सारा एक जो भी विषय है आपका कंप्लीट कराएंगे। तो मैंने कहा था कि पूर्व मध्यकालीन भारत की जो श्रृंखला है वो पूरी प्रारंभ होगी, जिसमें हम हर्षवर्धन को समाप्त कर चुके हैं। जिन लोगों ने हर्षवर्धन की सीरीज़ को नहीं देखा है वो दोबारा जा कर के देख सकते हैं। इसके आगे मैंने आपको जैसा बताया था कि हम हर्षवर्धन से शुरू कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। और कारण मैंने आपको बताया था कि बड़ा स्पष्ट था कि हर्षवर्धन से चीज़ों को समझ लेना पूर्व मध्यकालीन भारत में घटित होने वाली घटनाओं को, इतिहास को थोड़ा सा सरल होता है। क्यों? अब देखेंगे आप, बड़े आसानी से इस बात को समझेंगे कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर वो जो उत्तर भारत में जो एक शून्यता आना शुरू हुई, उसको उस शून्यता को जिस राजवंश ने भरा वो था राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश का इतिहास बहुत लंबा है और लगभग हम मोटे मोटे रूप से देखें तो 750 ईस्वी से यदि हम लेना शुरू करें तो जब तक सल्तनत की स्थापना नहीं होती, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध नहीं होता, तब तक ये सत्ता जो है कायम रहती है उत्तर भारत पर। और समस्त उत्तर भारत पर लगभग हमारे सारे राजपूत राजाओं का शासन रहता है। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजपूत राजवंश से। तो राजपूतों के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने बहुत अच्छे सुना है। आज भी हमारे समाज का राजपूत हिस्सा हैं और वर्ण के दृष्टिकोण से हम राजपूतों को क्षत्रिय मानते हैं आज। और आप इस लेक्चर में जो देखेंगे आज वो देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में क्या मत कहते हैं। अब देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि हम मानते क्या हैं वो एक अलग बात है, इतिहास क्या कहता है ये बात बिल्कुल अलग है। तो राजपूत वही राजपूत जिनको हम लोग शौर्य, वीरता, साहस, देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं, आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं, उन्हीं राजपूतों की बात हो रही है। परंतु राजपूतों की कुछ कमियां भी थी, जैसा कि आप पढ़ेंगे भी आगे जा कर के। राजपूतों की हार के कारण पूछे जाते हैं कि राजपूत जो मुस्लिम आक्रमण थे, जो तुर्की आक्रमण था, उसका सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाए और अंततः भारत में जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की। तो ये सब पूरा एक बड़ा इतिहास है इसका। और उसके पीछे कारण था कि राजपूत आपस में बड़े संघर्षरत रहते थे, हमेशा एक दूसरे से द्वेष रखते थे आपस में। तो यही सब कारण था कि वे लोग एक संगठित मोर्चा ना बना पाए आक्रांता के विरुद्ध और भारत हारा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है राजपूतों की हार के कारण, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। अब आप कहेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतना क्यों चल रहा है। देखिए, भारत में जो समाज है वो मूल रूप से वर्ण आधारित समाज है, वर्ण पर विभाजित है, और दूसरा जाति पर आधारित। तो ये प्रश्न एक स्वाभाविक होता है कि कौन किस वर्ण से निकला हुआ है, कौन किस जाति से निकला हुआ है, इस तरीके का प्रश्न अक्सर किया जाता है। तो इस संदर्भ में भी जानना जरूरी है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की, वैदिक काल से 1500 साल पुरानी। अब जब हम यहाँ पर आए तो 750 में पहुँच गए, तो लगभग 2000 से ज़्यादा साल का समय का इतिहास निकल चुका है। उस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे चीज़ें बदली, इन सारी चीज़ों को पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के भी बहुत मत होते हैं। तो मेरा यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पहली बात, मैं अपनी कोई बात किसी पर नहीं थोप रहा हूँ। कुछ कंक्लूजन्स मैं आपको ज़रूर दूंगा इतिहास के। आप चूँकि पढ़ने वाले हैं इतिहास को, इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इस संदर्भ में कुछ बातें आपको ज़रूर बताऊंगा कि किससे कैसे इतिहास को समझा जाता है, किस तरह से ऐतिहासिक संदर्भ जो है जोड़े जाते हैं चीज़ों से, तार्किक रूप से कैसे निष्कर्षों तक पहुंचा जाता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर। तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि आज वर्ण की दृष्टि से हम इनको क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति को लेकर के प्रश्न चिन्ह है और इसके पीछे ऐतिहासिक धारणाएं हैं। और मूल रूप से वो दो धारणाएं हैं। पहली धारणा ये कहती है इतिहास की कि राजपूतों की उत्पत्ति उन विदेशी जातियों से हुई जो भारत में आकर के शासन करने लगे थे उस समय, उस दौर में, उससे पहले।
गुप्ता पीरियड के आसपास और उसके बाद बताऊंगा क्या क्या है, पहले आप सुन लीजिए। तो पहला बिंदु तो ये। दूसरा, और जो लोग बीए इतिहास में लिए हुए हैं या जिन्होंने को ये पढ़ना है उनके लिए तो ये बहुत काम का उत्तर हो गया, क्योंकि ये राजपूतों की उत्पत्ति से प्रश्न वैसा सीधा पूछा जाता है। और जो लोग जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो है ही है। इतिहास को पूरा जब तक कि आप कंप्लीटनेस के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है कहीं जाता नहीं है और आपकी समझ भी बढ़ती है चीज़ों को लेकर के। फिर उसके बाद देखिए दूसरा मत ये कहता है, वो ये कहता है कि जो राजपूत हैं वो विशुद्ध रूप से भारतीय ही हैं, और जो भारतीय जो क्षत्रिय थे वही लोग मूल रूप से राजपूत हैं। अब जो भारतीय होने का मत है उसमें एक मत और है जिसको आप एक उपमत कह सकते हैं, और वो उपमत ये कहता है कि जो राजपूत थे वो केवल क्षत्रिय ही नहीं थे, बल्कि क्षत्रियेतर जातियां भी जो थीं, क्षत्रियेतर जातियों का मतलब ऐसी जातियां जो क्षत्रिय नहीं थीं, वो भी राजपूत हो गई। तो इसमें एक मत ये भी जुड़ता है। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो मत हैं, दूसरे मत में एक उपमत भी चलता है। तो ये तो अब आइए हम बारी बारी से समझते हैं कि कौन कौन सा मत क्या कहता है, उसके इतिहासकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राजपूतों के ऊपर जो व्यक्ति ने सबसे पहले शोध किया उनका नाम है कर्नल टॉड। ध्यान रख लीजिए और लिख लीजिए इस बात को, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूतों का इतिहास किसने लिखा है, तो कर्नल टॉड ने लिखा था सबसे पहले। और कर्नल टॉड की जो पुस्तक है वो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। आप नोट कर लीजिए इस पुस्तक का नाम, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये आप जो पुस्तक है इसका नाम आप कहीं नोट कर लीजिए अपने, उसमें पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो एक इतिहासकार तो ये हैं। दूसरे इतिहासकार विलियम क्रुक हैं, फिर उसके बाद विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं, और भारतीय इतिहासकारों में भंडारकर एक इतिहासकार हैं जो इस पूरे मत का समर्थन करते हैं, इस बात का कि इनकी जो उत्पत्ति थी वो वहाँ से हुई, विदेशियों के आने से हुई, विदेशियों की संतान है ये, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी कर्नल टॉड की थ्योरी से। कर्नल टॉड का जो मत है वो ये मानते हैं कि राजपूत जो थे मुख्य रूप से सीथियन जो जाति थी। अब ये सीथियन कौन थे? शक। तो आप ये देखेंगे कि शक जो थे वो काफ़ी समय पहले भारत में आ चुके थे। शकों का निरंतर यहाँ आगमन हुआ था सीथियनों का, और गिरनार के क्षेत्र में और इन सब क्षेत्रों में शक थे। तो वो मानते हैं कि शकों से ही जो राजपूत जाति थी उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कैसे हुई वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप समझें कि क्या साम्यता उन्होंने ढूंढी। तो उन्होंने कहा दोनों के जो रीति रिवाज और परंपराएं उनके बीच बहुत समानता है। वो बोलते हैं जैसे रहन सहन का जो तौर तरीका है, वो कहते हैं पहली बात कि रहन सहन का जो तौर तरीका है वो दोनों का एक जैसा है। दूसरा कहते हैं मांसाहार का प्रचलन। वो कहते हैं शकों में भी मांसाहार का प्रचलन था और राजपूतों में भी मांसाहार का प्रचलन है। अब आज आप हो सकता है सोचते हो कि नहीं हम राजपूत हैं, हम तो मीट नहीं खाते। नहीं, ऐसा नहीं है। उस ज़माने की बात हो रही है। राजपूत घरानों में मांस खाने की परंपराएं हुआ करती थी उस ज़माने में, तब की वो लोग बात बता रहे हैं, मांसाहार का प्रचलन। इसके बाद फिर यज्ञ अनुष्ठान करने का प्रचलन और रथों का प्रयोग युद्ध में। तो आप देखोगे कि ये कुछ खूबियाँ वैदिक आर्यों में भी पाई जाती हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा इस तरीके का मत है जो उस तरफ भी लेकर के जाता है हमको। तो इस मत के आधार पर वो इस अपनी बात को रखते हैं। और उन्होंने बताया कि ये लोग जो थे इनकी संतानें हुई, और चूंकि ये लोग शासक वर्ग में थे तो इन लोगों को जो है ब्राह्मणों ने बाद में जो है इनका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण करके इनको वापस जो है वापस तो नहीं, इनको हिंदू धर्म में जो है शामिल कर लिया गया, और इनको वर्ण के दृष्टिकोण से क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से क्षत्रिय बने। विलियम क्रुक का मानना भी यही है। विलियम क्रुक कहते हैं कि भाई उस ज़माने में जब इन लोगों का जो शुद्धि संस्कार था किया गया, ऐसी जातियों का जो यहाँ विदेशी जातियों के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बात समझ लीजिए इसमें कि ये जितनी विदेशी जातियाँ थीं उस समय जो आई थीं भारत पर आक्रमण करने के, वो यहीं रच बस गई थी, यहीं उनका मिश्रण हो गया था। और मैं कुछ और बातें भी अभी आपको बताऊंगा जिससे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और जो पूर्वाग्रह आपके दिमाग में है वो दूर हो जाएंगे। पहले आप मतों को सुन लीजिए, फिर सबके बारे में एक सारगर्भित बात मैं आपको बता दूंगा। तो बताते हैं कि ब्राह्मणों ने इनका शुद्धिकरण किया, और शुद्धिकरण करने के बाद
हिंदू धर्म में इनको शामिल कर लिया, हिंदू समाज में इनको शामिल कर लिया गया और वर्ण के दृष्टिकोण से इनको बता दिया गया, बना दिया गया, क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद विंसेंट आर्थर स्मिथ जो हैं वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि जो परमार थे, प्रतिहार थे, चौहान थे, चालुक्य जिनको सोलंकी भी कहा जाता है, ये लोग थे। इनकी उत्पत्ति बेसिकली हूण और शकों से हुई है। वो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, वो हूण और शकों को भी लेकर के आते हैं साथ में। वो कहते हैं हूणों और शकों की जो संतानें थीं या जो उनसे जो पैदा हुए जो लोग, वो लोग जो है बाद में जा कर के राजपूत कहलाए। और उसके पीछे वो भी वही बात कहते हैं कि इनका शुद्धिकरण करके इनको शामिल कर लिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। अब जी.आर. भंडारकर कुछ उदाहरण भी लेते हैं। वो कहते हैं भाई बताया जाता है कि अग्निकुल से एक थ्योरी है, अग्निकुल की जो थ्योरी है वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। तो वहाँ से जो लोग निकले वो मूल रूप से जो 4 जातियाँ जो निकली शुरुआत में, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य जिसको सोलंकी कहा जाता है, ये सब लोग जो है थे। और गुर्जर शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि गुर्जर लोग भी थे, जो गुर्जर प्रतिहार के रूप में आप बाद में पढ़ोगे राजपूतों में एक प्रमुख जाति के रूप में। तो वो बताते हैं कि हूणों के साथ एक खजर नाम की जाति आई थी और ये जो खजर थे यही बाद में जा कर के जो है गुर्जर या गुर्जर कहलाने लगे। तो ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो आए धीरे धीरे करके, इस चीज़ को वो लोग अपने उसमें मत में जोड़ते हैं। अब इसमें 2 उदाहरण और लिए जाते हैं। जैसे बताया जाता है कि एक मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा उदाहरण है, और वो उदाहरण है जो लिया गया है, वो उदाहरण लिया गया है आपके परमाल रासों से। तो चंदेल शासक परमर्दी देव थे, और ये जो चंदेल शासक परमर्दी देव थे, ये परमर्दी देव शासक जो थे इनके बहुत वीर सेनापति थे जिनकी तुलना महाभारत के योद्धाओं से की जाती है। और उनका नाम था, आपने सुना होगा, आला और उदल। तो आला उदल जो थे, बताते हैं वो कि आला उदल जो आपने वो लाइन सुनी हो अगर और ना सुनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ उस लाइन को। तो वो लाइन कहती है कि बड़े लड़ैया वो मोहबे के जिनकी जात बनाफर राय। तो ये जो बनाफर जो जात है वो कहते हैं बनाफर, ये कहते हैं ये जो बनाफर लोग थे ये कुषाणों के ही वंशज थे। और बताते हैं कुषाणों का एक सामंत था जिसका नाम था बनस्फर, और कहते हैं संभवतः वो बनस्फर जा कर के बनाफर हुआ, और वो बनाफर के या जो बनस्फर के जो वंशज थे वो बाद में यही लोग हुए जो क्षत्रिय या राजपूत बाद में जा कर के कहलाए। वो इस तरीके से इस कहानी को जोड़ते हैं। दूसरा उदाहरण भी हम रासो साहित्य से ही लेते हैं, और वो साहित्य है हमारा रासो साहित्य है पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई का लिखा हुआ। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई में ये उल्लेख है पृथ्वीराज रासो में कि वो बताते हैं कि जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अब देखिए अब ये किस्सा कब से चला आ रहा है, अब 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में के करीब में जो है, ये 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के बीच में जो है चंद्रवरदाई ने इसको लिखा पृथ्वीराज रासो को। अब इस कहानी को हम रामायण में भी पढ़ते हैं, रामायण में भी परशुराम आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब धनुष टूटता है तो परशुराम आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मैंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका मतलब ये कि रामायण से भी कई पहले परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब ये किस्सा यहाँ पर भी उठ करके आता है। तो देखिए एक बात अलग है कि आप जिन मतों में विश्वास करते हैं, जो आपके धार्मिक विश्वास हैं या मिथकीय या माइथोलॉजिकल जो आपके बिलीफ्स हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं इसलिए आपको तार्किक ढंग से सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए वो कहते हैं भाई परशुराम कहते हैं मैंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब क्षत्रिय विहीन कर दिया था तो फिर कहाँ से क्षत्रिय आ गए दोबारा से? रामचंद्र जी वहाँ खड़े हुए हैं। राम क्षत्रिय 2 प्रकार के होते थे, आप वैदिक काल में पढ़ोगे तो चंद्रवंशीय और सूर्यवंशीय। तो वो रामचंद्र जी वहाँ पर कहाँ से आए जब क्षत्रिय विहीन हो गई थी? एक बात तो यही आती है। फिर उसके बाद दूसरी बात, चंद्रवरदाई में भी यही बात है कि जब वो चंद्रवरदाई भी यही बात लिखता है कि भाई क्षत्रिय विहीन जब कर दिया गया था पृथ्वी को, तो उस समय जो है क्या नाम से मलेच्छों और राक्षसों के पापों से और उनके जो लोगों के ऊपर जो जुल्म थे उससे जब धरती जो है बहुत परेशान हो गई, तो वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया अग्निकुंड में। अब देखिए वशिष्ठ मुनि आ गए इस जगह पर भी। अब देखिए पुराने उसमें वशिष्ठ मुनि आए यहाँ पर और बोले उन्होंने एक आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और उस विशाल यज्ञ के अग्निकुंड से जो है 4 क्षत्रिय पैदा हुए। तो पहला क्षत्रिय परमार, प्रतिहार,
चौहान, चालुक्य जिसको हम लोग सोलंकी बोलते हैं। तो ये आबू पर्वत की घटना पूछी जाती है। देखिए पहली बात तो प्रश्न यहाँ से जो बनता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बनता है कि आबू पर्वत पर जो यज्ञ हुआ था, आबू पर्वत राजस्थान में माउंट आबू जो है, यही राजपूतों का क्षेत्र भी राजस्थान वही है, और उसी पर्वत पर देखिए आप ये घटना भी दिखाते हैं आपको। तो आबू पर्वत में चार कौन कौन सी जातियां थी, क्योंकि आप जान लीजिए कि बाद में जाकर के यही राजपूतों के 36 कुल हो जाते हैं। नोट कर लीजिएगा आप जाकर के, राजपूतों के 36 कुल हो जाते हैं। तो अभी शुरुआत में आप 4 देख रहे हैं, लेकिन बाद में 36 हो जाते हैं। तो ये आप देखिए ये किस तरह से एक्सपेंड हुआ होगा, क्या होगा, तो इसके ऊपर तो 36 कुल हैं, ध्यान रखिएगा राजपूतों के कुल भारत में। आपने सुना भी होगा, सेंगर हैं, भदौरिया हैं, अगर आप ग्वालियर और मुरैना और इस तरफ जाओ तो आपको बहुत सारे इस तरीके के, और राजपूताने में कुशवाहा जिसको कछुहा भी कहते हैं, तो परिहार, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं जो हैं, तो तोमर। तो लेकिन यहाँ हम लोग 4 लोगों की बात सुनते हैं, और इन चारों से प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि यही 4 थे, इसके अलावा अगर कोई नाम लिया जाता तो वो ऑप्शन नहीं होगा। किसने किया था वो यज्ञ, तो वशिष्ठ मुनि का। और उद्धरण कहाँ से लिया गया, पृथ्वीराज रासो से। यहाँ से जो है उदाहरण दिया जाता है कि इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस घटना को या इस उद्धरण को पढ़ करके भी जो इतिहासकार है वो निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्निकुंड से पैदा होने का तात्पर्य जो है वो यही है कि यज्ञ करके इन जातियों का शुद्धिकरण किया गया होगा, और शुद्धिकरण करने के पश्चात जो है इनको शामिल कर लिया गया होगा मूल भारतीय समाज में, और इनको क्षत्रिय होने का दर्जा दे दिया गया होगा, क्योंकि ये शासक वर्ग था। और शासक वर्ग था तो जाहिर सी बात है कि उसको क्षत्रिय होने का ही दर्जा दिया जाता। सीधा सीधा जो कनेक्शन होता था दान दक्षिणा और बहुत सारी व्यवस्थाओं को बरकरार रखने का, उसका जो अधिकार था वो ब्राह्मणों को क्षत्रिय या राजा ही लोग दिया करते थे। और बदले में जो ब्राह्मण थे वो राजाओं की जो प्रतिष्ठा थी, उनका जो देवीयता थी, उनको सिद्ध करने में लगे रहते थे। तो इस तरह से जो कनेक्शन था ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच वो यही है। तो और जब जब नहीं बनती थी तो वो परशुराम जैसी घटनाएं आपने सुनी होगी, ब्रह्म क्षत्र संघर्ष कहते हैं इसको हम इतिहास में। और अभी हम ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत के बारे में एक बात और आपको बताएंगे हम। तो ये चीज़ आप देखेंगे रामायण में भी मूल रूप से रावण जो है वो ब्राह्मण है और रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं, दोनों के बीच युद्ध दिखाया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको, जो मैंने आपको समझाया। तो विदेशी मत को लेकर के ये जो मत हैं ये प्रचलित हैं। अब दूसरी तरफ जो दूसरा मत है वो ये मानता है कि भारत में जो भारतीय जो लोग थे, जो राजपूत जो लोग थे, वो विशुद्ध रूप से भारतीय ही थे और ये क्षत्रिय थे। तो इसमें गौरी शंकर करके एक इतिहासकार हैं, वो हैं। इसके बाद एक वैद्य हैं, इसके बाद एक ओझा जी हैं। ये सारे इतिहासकारों का मानना ये है कि जिन लोगों ने भी राजपूतों की उत्पत्ति की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जिन्होंने दिया है वो कोरी कल्पना पर आधारित है। मतलब इसके आधार पर कोई कल्पना ही की है उन्होंने, ऐसा कोई विशेष मत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नल टॉड ने कहा कि इनके जो रीति रिवाज थे वो एक जैसे थे, तो इस तरीके के रीति रिवाज तो वैदिक क्षत्रियों के भी थे उस ज़माने में, वैदिक काल में। तो वो कहते हैं कि भाई ये सब जो है कपोल कल्पना पर आधारित ये सिद्धांत हैं और इनको नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र से बना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, राजपुत्र जो है उसका बिगड़ा हुआ शब्द जो है वो राजपूत है। पूत माने पुत्र और राज माने राजा। तो वैदिक काल में राजन्य शब्द हमको मिलता है, और कई जगह पर ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर राजपुत्री शब्द मिलता है, राजपुत्र शब्द मिलता है। तो वो कहते हैं संभवतः ऐसा हो सकता है कि जब मुसलमान लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने इस नाम को बिगाड़ करके राजपूत कहना प्रारंभ कर दिया होगा, लेकिन राजपूत जो थे वो विशुद्ध रूप से भारतीय ही थे और वे क्षत्रिय ही थे। तो ये मत कहलाता है। अब ये अभी जहाँ एक दूसरी यति थी, अब ये दूसरी यति हो जाती है। एक बिल्कुल ये मानते हैं कि विदेशियों के ही थे और कुछ था ही नहीं। दूसरी यति ये कहती है नहीं, बिल्कुल ही भारतीय थे और कुछ था ही नहीं। अब इसमें एक सिद्धांत जो है वो ये कहता है, भारतीयों का ही जो मैं आपको बता रहा था, वो ये बताता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं था कि राजपूत ही क्षत्रिय रहे होंगे। क्षत्रियेतर जातियाँ जो थी वो भी इसमें शामिल हुई और वो बाद में जा कर के राजपूत कहलाईं। तो ये मान्यता भी है। जैसे उन लोगों का मानना है कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो क्षत्रिय थे, लेकिन चंदेलों के मामले में या और कई लोगों के मामले में मानते हैं कि ये वहीं की लोकल जनजातियाँ थीं जो बाद में जा कर के राज सत्ता हासिल कर गई और फिर उसके बाद
ये लोग अपने आप को राजपूतों से जोड़ने लगे। तो ये बात सामने आती है, तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें कई जातियां शामिल थी जो क्षत्रिय नहीं थी, लेकिन बाद में उनको भी राजपूत होने का दर्जा धीरे धीरे मिल गया। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण जो है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण में एक सिद्धांत, देखिए मैं जो भी कुछ आपके सामने कहूँगा वो ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ही आपको सब बातें बता रहा हूँ, मैं कहीं भी उससे इधर उधर कोई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर मत्स्य पुराण का एक उदाहरण है जिसमें शब्द दिया गया है ब्रह्म क्षत्र। तो ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत ये कहता है कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है पृथ्वी पर, तो ब्राह्मण भी क्षत्रिय का कार्य करना शुरू करता है, अर्थात वो भी युद्ध करता है। और इस सिद्धांत से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस काल में ब्राह्मणों ने भी युद्ध करने के साथ साथ अपने आप को क्षत्रियों में शामिल कर लिया हो, राज सत्ता को हासिल करके खुद को क्षत्रिय या राजपूत का दर्जा दे दिया हो। तो हो सकता है कि ब्राह्मण जाति के लोग भी इसमें शामिल रहे हों, और पहले हो सकता है ऐसा कि राजपूत जो लोग बने वो ब्राह्मण भी थे। तो कुल मिलाकर के बात वही आती है। इसके बाद देखिए एक और मत है जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किया था, वो है सामाजिक आर्थिक मत। कौन सा? सोशल इकोनॉमिक। उनका मानना ऐसा है, और ये मत भी काफ़ी हद तक सही है, सब मतों में कुछ ना कुछ सत्यता होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मत पूर्वाग्रह में आकर के देता है। कुछ तो कोई व्यक्ति शोध करता है, तो 100% नहीं होता, कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है, तो आप समझते जाइए। तो ये बताते हैं कि हर्ष के काल तक आते आते सामंतवाद का उदय हो चुका था। और सामंतवाद क्या है, मैंने आपको बताया था, राजा के नीचे राजा और फिर राजा के नीचे राजा। और मैंने आपको बताया था कि इसी काल में भूमि दान का प्रचलन भी प्रारंभ हो चुका था। तो जो जिसे आप ज़मींदार कह सकते हो आज की डेट में, वो ज़मींदार जो लोग थे वो 2, 3, 4 एक गांव के मालिक हुआ करते थे धीरे धीरे। तो वो अपने आप को भी राजा की तरह से कहते थे, और ये लोग अपने आप को धीरे धीरे करके राजपूत कहने लगे। जैसे आप सुनते हैं ठाकुर, अब आप देखिए ठाकुर भगवान जी को भी कहते हैं लोग बाग, अपने यहाँ ठाकुर जी बिठालते हैं, जिन लोगों के यहाँ होंगे उनको पता होगा ये बात अच्छी तरह से। ठाकुर भगवान को भी कहते हैं, और ठाकुर का मतलब होता है स्वामी, और ईश्वर को भी स्वामी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये शब्द जो थे वो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ऐसा एक दावा करते हैं जो जनता को या अपनी प्रजा को अपने नीचे रखता है और उनका मालिक होता है। मालिक भगवान को भी कहते हैं, मालिक अपने मालिक को भी, लोग नौकर भी अपने मालिक को, जो उसका वो होता है जिसकी सेवा करता है उसको मालिक कहता है। तो ये लोग अपने आप को राजपूत कहने लगे, और धीरे धीरे जो भी क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ाते चले गए, उनका क्षेत्र बढ़ता चला गया। और फिर कुछ इनमें से ऐसे निकले जिन्होंने बड़ी सत्ताएं हासिल करी। तो छोटे बड़े करके इस तरह से धीरे धीरे 36 कुलों का विकास हुआ। तो एक थ्योरी ये भी है सामाजिक आर्थिक करके। तो ये सारी जो थ्योरीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम एक सारगर्भित बात को करते हैं, और इस सारगर्भित बात के साथ मैं एक आपको और भी बात बताता हूँ। मुझसे पिछली बार जब मैंने हर्षवर्धन पढ़ाया था तो मेरे एक मित्र ने प्रश्न किया था कि हर्षवर्धन किस जाति का था। तो इसका मैं बहुत अच्छा जवाब आपको देता हूँ। देखिए पहली बात तो क्या है, आपको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के स्वरूप को समझने की बहुत ज़रूरत है, तब आप ये निर्धारित कर पाएंगे। और इसका मैं बड़ा अच्छा आपको संतुष्टिपरक जवाब देता हूँ, और भी अगर संतुष्टि ना हो तो और भी आगे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि राजा की कोई जाति होती नहीं है, जाति आम लोगों की होती है, राजा की कोई जात नहीं होती। इसका उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं, जो पुराने राजा महाराजा थे उन्होंने कभी अपनी जाति के लोगों में विवाह नहीं किए हैं, उन्होंने राजा से ही विवाह किया है। उनके जाति के लोग, जो आम लोग हैं, वो लोग अपनी जाति से विवाह करते हैं। राजा की जात राजा ही होती है, वो राजा के यहाँ ही विवाह करता है। और ये परंपरा कोई आज पैदा नहीं हुई, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि जब विवाह किया जाता था। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक वैवाहिक संबंध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ में, तो वो भी शासक था, ये भी शासक थे। अब किसी को किसी से कोई प्रेम हो जाए तो बात अलग है। अकबर जब यहाँ पर आया तो आप देखते हैं अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। तो राजपूत यहाँ पर पहले से शासक जातियाँ थीं और अकबर को यहाँ पर शासन करना था, तो एक मजबूत राजनीतिक संबंध बनाने के लिए उसने विवाह किए। बल्कि मैं तो एक और बात आपको बताता हूँ कि अकबर बहुत लिबरल था। तो जैसे उसने लड़की से विवाह किया था, राजपूत लड़की से, उसने ये भी कहा था कि राजपूत जो पुरुष हैं वो भी विवाह करें मुग़ल कन्याओं के साथ में। लेकिन एक हिंदू, मुसलमानों में तो ऐसा होता है, लेकिन आप जान लीजिए इस चीज़ को कि हिंदुओं में जिस घर में लड़की दी जाती है उस घर से लड़की ली नहीं जाती है।
इस बात पर राजपूत लोग राजी नहीं हुए, इसलिए सदा हर परिवार में राजपूतों ने एक लड़की का विवाह किया और इस तरह से ये संबंध आगे तक चलता गया। बदले में अकबर ने क्या किया, उनको बड़े बड़े पद दिए, मान सिंह और भी जो बाद में सवाई जय सिंह, सब लोगों को बहुत बड़े बड़े पद मिलते रहे हमेशा। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं था, शासन का मामला था। इधर भी आप देखोगे गुप्तों ने भी इसी तरीके का किया था। बिंबसार को आप देखोगे तो बिंबसार ने वैवाहिक संबंध जो है कौशल से बनाए थे। उसके बाद मद्र की एक रानी से विवाह किया था उसने, मद्र की एक कन्या से विवाह किया था। ये सब शासक वर्ग की कन्याएं थी। तो पहली बात तो राजा की कोई जात होती नहीं है। अब लेकिन अब दूसरे बात भी बता देते हैं, अब कभी तो रही होगी। अब आप कहोगे कभी तो रही होगी, बाद में शासक बना होगा। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप परंपरा के हिसाब से देखें तो हम ये मानते हैं कि क्षत्रिय राजा होता है और क्षत्रिय ही राज सत्ता हासिल करता है। वैदिक काल तक यदि आप कहो 16 महाजनपदों तक भी अगर आप कहो तो आप विशुद्ध रूप से क्षत्रिय जाति अगर ढूंढोगे तो लिच्छवी और मल्ल, ये दो लोग विशुद्ध क्षत्रिय जातियाँ थी। इसके अतिरिक्त पंजाब के क्षेत्र में कुछ जिन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध किया था वो क्षत्रिय जातियाँ थीं, जिसमें पौरस था, ठीक है, योद्धय थे, गुप्त कालों तक योद्धय थे, ये लोग क्षत्रिय थे। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, योद्धय जाति थी जो अपने आप को वैदिक लोगों से जोड़ करके मानती थी पुराने, ये लोग क्षत्रिय थे। तो लेकिन ये लोग कभी बहुत बड़े शासक वर्ग के रूप में भारत में उभर करके आए ही नहीं। आप देखिए, क्योंकि जो बड़ी डायनेस्टी जब आप बनती है तो उसमें देखते हैं कि अलग अलग उसमें रहे। आप देखोगे जैसे पूरा जो मगध के उत्कर्ष में ही आप देखोगे तो सभी लोग क्षत्रिय नहीं थे। नंदों को तो आप देखते हैं कि मतलब शूद्र ही माना जाता है। उसके बाद मौर्यों के विषय में भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता। कुछ लोग ये कहते हैं कि पिपली वन की मौर्य थे जो कि एक क्षत्रिय जनजाति थी, ऐसा मानते हैं लोग बाग, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहते। और आप बाद में देखोगे कि सारे मौर्य जितने भी लोग थे उन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया था। कोई चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गया था, फिर उसके बाद बिंदुसार जो था वो आजीवक था, अशोक बौद्ध हो गया था। तो ये लोग वैसे भी जो है हिंदू धर्म में पूरी तरह से अपने आप को शामिल ही नहीं रखा है इन्होंने, पूरी तरह से जो मूल हिंदू या ब्राह्मण धर्म चल रहा था। फिर आप देखोगे कुषाण आते हैं तो वो तो बाहर से ही आए थे। उनमें से कुछ कुषाणों ने अपने आप को हिंदू कहा तो शिव के भक्त मानते हैं। उसके बाद कनिष्क जो है बौद्ध हो गया था, आप देखते हैं, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर उसके बाद आप देखोगे गुप्त हैं तो गुप्त लोग जो हैं वो लोग वैश्य हैं। हर्षवर्धन के संदर्भ में भी दो बातें हैं। हर्षवर्धन के संबंध में दो मत हैं। वर्ण के दृष्टिकोण से जो अगर आप चीनी स्रोतों पर आप विश्वास करोगे उस समय ह्यूएन वगैरह के वर्णन पर, तो वो लोग उसको वैश्य बताते हैं। वहीं आप दूसरी जगह जब आप देखोगे तो कादम्बरी उसको जो है बताती है कि मौखरी और ये जो लोग हैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो अब निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि केवल तुलना ही की गई है जैसे चंद्र के समान और सूर्य के समान। तो इस तरह से उपाधियां और उपमाएं जो थी वो राजवंशों को दी जाती थी। तो स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा कहा नहीं जाता। तो देखिए जाति वर्ण की उत्पत्ति भी ऋग वैदिक काल में कार्य के आधार पर हुई थी। जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय हो गए, धीरे धीरे वो चीज़ फिर और ज़्यादा सख्त होती चली गई, तो वर्ण व्यवस्था और ज़्यादा जो है स्ट्रांग होती चली गई। जातियों की उत्पत्ति भी कार्य के आधार पर ही हुई थी कि जो अमुक किस्म का जो लोग कार्य करते थे वो लोग उस जाति के होते चले गए। जैसे जो लोग सोने का काम करते थे वो सुनार होते गए, जो लोग लोहे का काम करते थे वो लोहार होते गए। अब उस समय जाति होना क्यों इम्पॉर्टेंट था ये भी आप समझ लीजिए। देखिए क्या उस समय कोई ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में यदि आपको कोई मेटल से संबंधित काम करना है तो आप देखिए कि आप मेटलर्जी से IIT में जा सकते हो, आराम से इंजीनियरिंग कर सकते हो। फिर भी आप देखोगे आज की डेट में भी ऐसा होता है कि अगर किसी की सोने की दुकान है तो उसका लड़का भी वो काम सीखता है, फिर उसके नीचे भी काम सीखते हैं। लेकिन अब आप देखोगे कि जब बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं आज तनिष्क जैसे, तो हाथ के बनाए हुए उतने ज़्यादा ऑर्नामेंट्स अब यूज़ ही नहीं होते। तो सब लोग रेडीमेड जो फैक्ट्री से बन करके आता है गोल्ड उसको खरीदते हैं, उसमें डिज़ाइंस भी ज़्यादा होते हैं। तो अब हाथ से बनाने की जो बात थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो आज सुनार की दुकान तो कोई भी खोल सकता है जिसके पास भी पैसा हो सराफे में जा करके। ये बात अलग है कि अभी भी बहुत सारे एक जाति तक ही हैं वो चीज़ें भारत में, लेकिन ये ट्रेडिशनल इसलिए चला ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस स्किल को वो लोग सिखाते चले जाएं, क्योंकि और कोई सिखाता नहीं था और कोई वो काम करता भी नहीं था।
आज जूते की दुकान कोई भी खोल सकता है और तमाम लोगों की है भी। मुसलमान लोग भी जूते का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं भारत में, तो आपको पता हो चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। आप कानपुर जाइए, आगरा जाइए, आपको मुसलमान लोग चमड़े का बहुत कारोबार करते हुए नज़र आएंगे। तो अब धीरे धीरे आज की डेट में यदि आप कहो तो आप लेदर डिज़ाइनिंग में जा कर के कोई कोर्स करके आ जाइए। तो आज तो एजुकेशन इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है कि आज जाति की तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी लोग जाति में क्यों बने हुए हैं? सुरक्षा के लिए। छोटे स्थानों पर जाति आज भी उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनको संगठित रखती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे शहरों में जाति के आधार पर उतनी वोटिंग नहीं होती, क्योंकि वो इतनी दूर निकल आते हैं अपने उन पैतृक घरों से कि उनको कोई आसपास अपने समाज में वैसा मिलता नहीं है कि उस आधार पर वो वोटिंग कर सकें। लेकिन आप गांव में जाएंगे तो आज भी जो है कास्टिज्म के आधार पर वोटिंग होती है। तो अब कास्ट का कोई इतना रिलेवेंस बचा नहीं है, केवल इसीलिए कि लोगों को छोटी जगह पर लगता है कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, और राजनीतिक रूप से जाति को बना करके रखा गया है अपने कुछ विशेष हितों के कारण, उसके वजूद को बनाए रखा है, ये बात है। तो सबसे पहले तो इसलिए जाति के विषय में तो तब कहा जाएगा जब कोई हर्षवर्धन कोई काम करता होगा। तो पुष्यभूति वंश के विषय में दो बातें कही गई हैं। एक तो उनको, और राजा जब भी कोई बनता था तो उसको कोई डायरेक्टली, अब उस जमाने में भी आप देखोगे जैसे सिंध पर आक्रमण पुष्यभूतियों ने किया था तो वहाँ का शासक भी उस समय शूद्र था, तो सत्ता तो उसके हाथ में आएगी। तो आप ये भारत IAS में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि भारत में वर्ण व्यवस्था जिस रूप में दिखाई देती है उस रूप में कभी पालन उसका नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, और यहीं पर आकर के मैं अपना इसका उत्तर भी ख़त्म करता हूँ कि राजपूत मूल रूप से थे कौन। अब आकर के आप इसको समझिए। तो देखिए, भारत में जो माइग्रेशन था, हम आक्रमणकारी भी नहीं कहेंगे, माइग्रेशन जो है उसको कहेंगे। तो माइग्रेशन उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के ज़माने से चला आ रहा था। वो लोग भी किसी ज़माने में चल करके ही आए थे। सबसे पहले आकर के वो सिंधु और उसके जो 5 नदियां हैं सहायक, उस क्षेत्र में बसे। तो अब जब वहाँ बसे तो आप उस काल को 500 साल का समय देते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब 500 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँचती है, लोग अपने ख़ानदान भूल जाते हैं। 100 साल के अंदर जहाँ से लोग आए होते हैं वहाँ को भूल जाते हैं और दूसरी जगह रहने लगते हैं। जहाँ रहने लगते हैं वहीं उनको अच्छा लगने लगता है। तो 500 साल में कितना मिश्रण हुआ होगा, क्योंकि जब वो आए थे तो भारत खाली तो था नहीं, भारत में भी कृषक जनजातियाँ उस समय रहती थी। सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले लोग तो थे ही। तो जाहिर सी बात है कि जब वो यहाँ आए होंगे तो पहले तो उनका सम्मिश्रण यहीं के लोगों में हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कुछ बातें यहाँ के लोगों से धारण की और कृषि भी सीखी तब, क्योंकि जब वो आए थे तब वो पशुचारी थे, लेकिन बाद में आकर के कृषि उन्होंने अपनाई। धीरे धीरे बड़े साम्राज्यों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। 600 ईसा पूर्व तक आकर के लोहे की जो खोज थी उसने इसको और आगे बढ़ाया। तो तब तक सोच करके देखिए कि कितना ज़्यादा सब कुछ मिल चुका होगा, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर जो ब्राह्मणवाद था तब तक उसने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। और स्पष्ट रूप से जो भारतीय समाज था उसको स्ट्रिक्टली जो है बांट दिया गया था 4 वर्णों में। और वर्ण एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे आदमी बाहर अंदर नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी जो ताकतवर लोग थे, जो सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद फिर आप देखते हैं कि शक आए, हूण आए, बहुत पहले यूनानी आ गए थे सिकंदर के साथ में, ईरानी लोग आए थे यहाँ पर। तो ये लोग यहाँ करके जब बस गए थे तो धीरे धीरे इन्होंने विवाह आपस में किए होंगे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे सातवाहन थे, ये लोग थे, बहुत सारे लोगों ने शक महाक्षत्रपों से, खुद शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने काफ़ी सारे विवाह किए थे। तो अब कहाँ विवाह करने के लिए, वहाँ थोड़ी क्या होगा जहाँ शक जहाँ से आए थे, यहीं के राजाओं से शादी की थी। तो ये मिश्रण जो था वो चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। और जब चलता रहा तो अब आप क्या कहोगे इसके विषय में कि आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि अमुक कोई व्यक्ति जो है विदेशी था और अमुक कोई, तो मिश्रण इतना होता चला गया कि जो विदेशी से उत्पन्न संतानें थी वो भी, और जो स्वदेशी संतानें थी वो भी, जो भी राज सत्ता हासिल करती गई उसको दर्जा देते चले गए होंगे। तो स्पष्ट रूप से किसी एक अति की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ मामला जो था या कुछ विषय में हम देखें तो हो सकता है कि जो शक थे, हूण थे, उनके मिश्रण से जो संतानें उत्पन्न हुई वो राजपूत हो सकती हैं। लोकल या जो भारतीय जो स्वदेशी लोग थे उन्होंने भी जब राज सत्ता हासिल की तो निश्चित रूप से हो सकता है वो लोग भी जो है, और यही नहीं कि क्षत्रिय ही, बाकी और दूसरे लोग भी जो थे वो भी धीरे धीरे इसमें शामिल होते चले गए होंगे जिन ने भी सत्ता। और आप देखते हो कि 4 से शुरुआत होती है और 36 कुल राजपूतों के बनते हैं धीरे धीरे।
और वो कुल आपस में वैवाहिक संबंध धीरे धीरे स्थापित करके खुद को राजपूत कहना शुरू कर गए। तो ये उसकी पूरी कहानी थी। और ब्राह्मणों से अपना जो है यज्ञ करवा करके, अपना शुद्धिकरण करवा करके अपने आप को एक वर्ण में शामिल कर लिया गया और इस तरह से विदेशी जातियों को सम्मिश्रित किया गया। तो उस ज़माने में इस तरह से हुआ। अब आप कहोगे बाद में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बात इस्लाम के आने के बाद हुई, ये फ़र्क है थोड़ा सा। दरअसल क्या था कि ये जो शक थे, हूण थे, ये ऐसी जातियाँ थी जिनका अपना कोई धर्म नहीं था बहुत ज़्यादा। ये जनजातीय लोग थे जो आक्रमण करके एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और पूरे विश्व में ये लोग फैले, और जहाँ जहाँ गए फिर वहाँ का धीरे धीरे इन्होंने कल्चर अपना लिया और धर्म भी अपना लिया। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ आने के बाद, अब आप देखोगे, मैं बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि हिलियोडोरस का जो स्तंभ है, तो बताते हैं कि भाई जो भागवत धर्म को अपना लिया था उसने। तो बहुत सारे उस समय ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ के हिंदू जो धर्म के जो अलग अलग जो संप्रदाय थे, शैव, वैष्णव, इनको अपना लिया था। बहुत सारे ऐसे विदेशी लोग थे, उन्होंने अपना लिया था और तब अपना भी लेने दिया जाता था। तो ये सब चलता रहा। लेकिन मुसलमान जाति जो थी उसके साथ ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि वो उनका एक उद्देश्य तो आक्रमण करना था ही, साथ ही साथ इस्लाम का प्रसार भी उसके साथ में एक जुड़ा हुआ था। क्योंकि इस्लाम धर्म जो था वो एक प्रकार से साम्राज्यवादी धर्म था, जो जहाँ भी फैलता उसका एक उद्देश्य ये भी था कि इस्लाम का प्रसार भी करना है साथ ही साथ में। तो उनको इस्लाम से परिवर्तित करके हिंदू बनाया नहीं जा सकता था, और तब तक ये मान्यता ही बन गई थी कि हिंदू जो है बाई बर्थ होता है, तो उसको मुसलमान को हिंदू बनाना मुश्किल काम था। बाद में जैसे आप देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन के तहत उन हिंदुओं को जिनको मुसलमान बना दिया गया था, उनको पुनः जो है शुद्धिकरण से हिंदू बनाने का एक प्रथा चलाई थी, आपको याद होगा। तो पूरा एक कनेक्शन करके आप देखिए। इसी तरह से आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था उसको दिल्ली बुला के मुसलमान बनाया था, फिर वो वापस आ गया तो फिर से दोबारा हिंदू बन गया था और हिंदू डायनेस्टी फिर से कायम की। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण पूरी दुनिया में मिलते हैं, पूरे भारत में मिलते हैं इस तरीके के। तो ये क्यों हुआ और किस तरह से हुआ ये मैंने आपको बताया। फिर ये परंपरा जो है धीरे धीरे चल पड़ी। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के एक मिश्रित जो मत है उसको लेकर के आप चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें सारे ही मतों का थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं योगदान है। क्योंकि हम किसी को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत लंबा काल है जिसमें कितना मिश्रण यहाँ से हुआ। क्योंकि जो भी जातियाँ यहाँ पर आईं वो यहाँ पर धीरे धीरे मिश्रित होती चली गई, जैसे मैंने बताया। अब मुग़लों को ही आप देख लीजिए, मुग़लों की ज़्यादातर जो माएँ थीं वो तो, अब जहांगीर की माँ जो थी, अब वो तो हिंदू ही थी। अब आप उसको क्या कहोगे? अब जहांगीर को आप क्या कहोगे? मुसलमान कहोगे क्या हिंदू? अब ये बात अलग है कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, मर्दवादी व्यवस्था में समाज में रहते हैं, तो पिता का जो वर्ण या धर्म होता है वो पुत्र को मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो आप देखोगे कि क्या लिखोगे, आप फिर क्या कहोगे अपने आप को? और आज की सेंसिटिविटी के साथ अगर देखा जाए तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता कि आप किसी को किसी से जोड़ करके देखें। तो राजपूतों के संदर्भ में भी एक मिश्रित परिभाषा ही दी जा सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम ये बात नहीं कह सकते कि राजपूत विदेशी ही थे, विदेशियों से ही उत्पन्न हुए थे, या बिल्कुल हिंदू ही थे, क्योंकि शक, हूण, ये सब जातियाँ भारत में आकर के काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी थी। कुषाण, ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म में भी अपना चुके थे पूरी तरीके से। तो और कोई धर्म नहीं अपनाया इन्होंने आकर के, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि बाद में फिर ये कहीं दिखते भी नहीं हैं, ये भी आप जान लीजिए। कहाँ गए फिर? तो यहीं हिंदू धर्म में ही तो शामिल हो गए, उसके बाद इस्लाम का आगमन हो जाता है फिर, तो कहाँ गए ये लोग? इस बात पर तो ये इतिहास में जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर जो राजपूत राजवंश की जो उत्पत्ति थी उसका जो हमारा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में मैं आपसे फिर जल्दी ही मिलूँगा और राजपूत के किसी एक महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका इतिहास में निश्चित रूप से ही एक बहुत बड़ा महत्व होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।